नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द इंटरपोल एयर गैप इज डैश दैट अंडर द फील्ड पोल्स इन डीसी मशीन। देखो किसी भी डीसी मशीन का जो इंटरपोल एयर गैप होता है वो फील्ड पोल एयर गैप से स्मॉलर देन कम होता है, या फिर इक्वल टू बराबर होता है, या फिर लार्जर देन ज़्यादा होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा किसी भी डीसी मशीन का जो इंटरपोल एयर गैप होता है वो हमेशा लार्जर देन ज़्यादा होता है हमारा फील्ड पोल एयर गैप से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इंटरपोल एयर गैप क्या होता है, देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक डीसी मशीन का फिगर है। इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ये दोनों मेन पोल है। तो ये दोनों मेन पोल के बीच में जो छोटा सा स्मॉल पोल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। जो इंटरपोल होता है वो मेन पोल से साइज में छोटा होता है, इसीलिए दोनों के बीच में जो रोटर और हमारा इंटरपोल के बीच में जो गैप होता है जिसको हम कहते हैं इंटरपोल एयर गैप वो ज़्यादा होता है। और जो मेन पोल एयर गैप जिसको हम कहते हैं रोटर और मेन पोल के बीच में जो एयर गैप रहता है वो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि मेन पोल साइज में ज़्यादा होता है और इंटरपोल साइज में छोटा होता है, इसलिए इसका एयर गैप ज़्यादा होता है, लार्जर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो फॉर अचीविंग यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ डिपॉजिट ऑन इरेगुलर सरफेस। देखो जब हम किसी एक मेटल के ऊपर, मान लो ये एक मेटल है, इसके ऊपर हम कॉपर का एक लेयर डिपॉजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो जिस मेटल के ऊपर हम डिपॉजिट करेंगे उसको हम कैथोड के साथ कनेक्शन करेंगे, और मान लो कॉपर का मेटल को डिपॉजिट करेंगे तो कॉपर को हम एनोड के साथ कनेक्शन करेंगे। उसके बाद जब हम डीसी सप्लाई से कनेक्शन करेंगे तब क्या होगा ना, जो कॉपर होता है वो इस कॉपर का जो आयन होता है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आकर इस मेटल के ऊपर चारों तरफ क्या होता है, डिपॉजिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हम ये चार ऑप्शन में से क्या करेंगे जिससे हमें यूनिफॉर्म थिकनेस में, मीन्स सेम थिकनेस में, चारों तरफ सेम थिकनेस में डिपॉजिट होगा, ना ही कहीं पर ज़्यादा कम, ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म थिकनेस में डिपॉजिट होगा। तो इन ये चार ऑप्शन में से हमें क्या करना होगा। जो एनोड और कैथोड होते हैं दोनों को हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में रखेंगे। देखो ये वाला ये होता है हमारा कैथोड, ये और ये होता है एनोड, दोनों को हम ज़्यादा डिस्टेंस में रखेंगे, या फिर एनोड और कैथोड को क्लोज और पास में रखेंगे, एनोड और कैथोड को पास में रखेंगे, या फिर हाई करंट डेंसिटी पास करेंगे, ये जो करंट सप्लाई करते हैं हाई करंट डेंसिटी का करंट सप्लाई करेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो लिक्विड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसको हम कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड करेंगे। तो इसका आंसर होगा जब हमें किसी मेटल के ऊपर यूनिफॉर्म थिकनेस में डिपॉजिट करना होता है तब हम एनोड और कैथोड दोनों को क्या करेंगे, फर्दर एपोर्ट मीन्स थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में रखना होता है, जिससे क्या होगा ना, जो कॉपर का आयन आता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इस मेटल के ऊपर वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिपॉजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेसेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम लिस्ट सबसे कम होता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है, या फिर सिल्वर का, या फिर कॉपर का, या फिर आयरन का। तो इसका आंसर होगा जो सिल्वर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला टेबल देखो, इसमें ये सिल्वर है, सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो 1.55 जो सबसे कम है, लिस्ट है। उसके बाद कॉपर 1.7, गोल्ड 2.2, तो सबसे कम किसका है, सिल्वर का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसीलिए और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होता है, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके थ्रू करंट भी ज़्यादा फ्लो होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए कॉपर कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉपर कंडक्टर को हम मूव करेंगे तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। वायर होता है, कॉपर का जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटाइज होगा, या फिर इस कंडक्टर में हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, या फिर उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, या फिर नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा।
तो इसका आंसर होगा जब हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर कंडक्टर को मूव करेंगे तब उसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है, ये नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो हम सभी जानते हैं नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ पोल की तरफ जाता है, जो हमें नेकेड आई में नजर नहीं आता है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो हमारा एक कंडक्टर होता है, मान लो ये हमारा एक क्या है ना, कंडक्टर, कॉपर का कंडक्टर है, इसको अगर हम मूव करेंगे तो इस कंडक्टर में क्या होगा ना, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम डीसी जनरेटर में इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ये वाला फिगर देखो, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों के बीच में ये जो कंडक्टर है ये मान लो ये आर्मेचर है। तो ये जब रोटेट करेगा, घूमेगा, मूव करेगा, तब इसमें क्या होगा ना, ईएमएफ या फिर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, उसी से हमारा डीसी जनरेटर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ होता है या फिर स्टील कोर का होता है, या फिर सॉफ्ट आयरन कोर तो होता है लेकिन उसके ऊपर चारों तरफ एक फाइन कोयल होता है और उस कोयल के थ्रू करंट फ्लो होता है, या फिर एनी ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो तो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है ना, फाइन कॉइल होता है जिसके थ्रू करंट भी फ्लो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये होता है हमारा एक सॉफ्ट आयरन, उसके ऊपर ये जो कॉइल है, ये उसके ऊपर कोयल है, और ये जो बैटरी है, इस बैटरी इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक आयरन कोर के ऊपर एक कोयल होता है और उस कोयल के थ्रू करंट फ्लो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अंडर द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। देखो जब एक आरएलसी सीरीज सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में होता है, उसी कंडीशन में उस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, 0.5 लैगिंग होगा, या फिर यूनिटी होगा, या फिर 0.5 लीडिंग होगा, या फिर 0 होगा। तो इसका आंसर होगा, देखो जब किसी भी एक आरएलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होता है तब उस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, ये है रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर एल और ये कैपेसिटर सी, तीनों सीरीज में कनेक्ट हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट। और ये रिजोनेंस कब होता है, देखो जब ये जो इंडक्टर होता है इसका रिएक्टेंस, जो इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एक्सएल में इसको डिनोट करते हैं, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर का होता है जिसको हम एक्ससी में डिनोट करते हैं। एक्सएल और एक्ससी जब दोनों क्या होगा, इक्वल बराबर होगा, उसको ही हम क्या कहते हैं ना, रिजोनेंस सर्किट कहते हैं। और इस रिजोनेंस सर्किट में देखो ये इंडक्टर जो होता है, ठीक से देखो, जो इंडक्टर होता है ये लैगिंग नेचर होता है और जो कैपेसिटर होता है वो लीडिंग नेचर होता है। लेकिन जब दोनों बराबर होते हैं, मान लो ये एक्सएल और ये एक्ससी दोनों बराबर होते हैं, ये मान लो नेगेटिव और ये मान लो पॉजिटिव, तो दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। तो इसीलिए जब एक रिजोनेंस सर्किट बनता है तब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपस में कैंसिल होता है, बाकी कौन रहता है, सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है। और जो प्योर रेजिस्टेंस होता है उसका पावर फैक्टर क्या हम सब जानते हैं, 1 ही होता है, यूनिटी होता है। इसीलिए जब एक आरएलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट जैसा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डमी कॉइल इन डीसी मशीन आर यूजफुल। देखो किसी भी डीसी मशीन में जो डमी कॉइल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, उस डीसी मशीन का एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर मशीन का जो कॉस्ट होता है उसको कम करने के लिए, या फिर मैकेनिकल बैलेंस को, आर्मेचर का जो मैकेनिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसका आंसर होगा जो डीसी मशीन का जो डमी कॉइल होता है उसका काम होता है मैकेनिकल बैलेंस को, आर्मेचर का जो मैकेनिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना उसका काम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डमी कॉइल क्या होता है, देखो मान लो ये हमारे एक आर्मेचर है, इसमें देखो कितना स्लॉट है, 8 स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट है। लेकिन अगर हमें सिर्फ 6 कंडक्टर ही चाहिए, देखो ये जो 6 कंडक्टर है, 6 कंडक्टर ही चाहिए, तो 6 स्लॉट में 6 कंडक्टर को हम एंटर कर देंगे। उसके बाद जो 2 स्लॉट बाकी रहता है, खाली रहता है,
इसी स्लॉट में जो 2 कंडक्टर को हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट तक करेंगे लेकिन उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं करेंगे। ये जो 6 कंडक्टर है इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करेंगे, लेकिन बाकी जो ये 2 कंडक्टर हम जिसको इंसर्ट करेंगे उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं करेंगे। उसी कोयल को ही हम डमी कोयल कहते हैं और उसका काम क्या होता है, सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस ही उसका काम होता है, इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, दी शेप ऑफ बी एच कर्व फॉर एयर गैप इज। देखो जो बी एच कर्व होता है वो डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट साइज का होता है। तो एयर गैप का कौन सा साइज होगा, पैराबोला साइज का होगा या फिर इलिप्स का होगा या फिर साइनसोइडल होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका आंसर होगा जो एयर गैप होता है उसका एयर गैप जो बी एच कर्व होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, अगर हमें परमानेंट मैग्नेट के लिए चाहिए तो ये शेप होता है, उसके बी एच कर्व का शेप होता है। और अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज किया जाता है उसके लिए ये वाला शेप होता है। और अगर हम एयर गैप के बारे में कहेंगे तो उसका जो बी एच कर्व होता है उसका एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, पर एक ही लाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज बिकॉज ऑफ। देखो जब किसी एक वायर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उस टेम्परेचर उस कंडक्टर में जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि म्यूचुअल कोलिजन होता है, मेटल के जो एटम होता है वो उसके बीच में कोलिजन होता है, या फिर कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में होता है, या फिर जो कंडक्टन इलेक्ट्रॉन होता है वो पेरेंट मेटल से रिलीज होता है इसलिए, या फिर म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है उनकी म्यूचुअल कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर होगा देखो, मान लो ये कंडक्टर है, जब इसके थ्रू करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा मेटल होगा, एटम होगा, बहुत सारा एटम होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट में करंट फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इस डायरेक्शन में तो इसमें एटम भी होता है, दोनों के बीच में क्या होता है ना, कोलिजन होता है। इस कोलिजन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ना, कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एटम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन इज ऑफ। देखो जो वेव वाइंडिंग होता है उसको डीसी मशीन में हम क्यों उसको एम्प्लॉय करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक होता है हमारा लाप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। जो लाप वाइंडिंग होता है उसको हम यूज करते हैं लो वोल्टेज हाई करंट। देखो हाई करंट लो वोल्टेज ये होता है हमारा लाप वाइंडिंग के लिए, और जो वेव वाइंडिंग होता है हाई वोल्टेज लो करंट। देखो लो करंट ये वाला हाई वोल्टेज ये ऑप्शन नंबर बी ये होगा उसका वेव वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो वेव वाइंडिंग होता है हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए, और जो लाप वाइंडिंग होता है वो लो करंट के लिए और हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।